हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में किया था बिहेवियरलिज्म, जिसमें इसका मीनिंग एंड उसके बाद ओरिजिन डेवलपमेंट की। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म जो 1908 में माना जाता है कि उसका ओरिजिन होता है, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। तो बिहेवियरलिज्म है, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है इसको भी पॉलिटिक्स में स्टडी करना चाहिए, इस चीज पर फोकस करती हैं। तो जो इसकी फीचर्स हैं, फीचर बिहेवियरलिज्म का मीनिंग है और भी ज्यादा क्लियर कर देती हैं। तो इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट वन इज बिहेवियरलिज्म एज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। तो जो बिहेवियरलिज्म है जे पॉलिटिकल साइंस में ही एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाई गई थी। कैसी प्रोटेस्ट मूवमेंट? जो पहले ट्रेडिशनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नॉर्म्स की स्टडी कर रहे थे, जे उनके अंगेंस्ट थे। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो जे कहते हैं ह्यूमन नेचर है, हमको इसकी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वही पॉलिटिकल इवेंट्स हैं इसको इन्फ्लुएंस करता है। जब तक हम ह्यूमन नेचर की स्टडी नहीं करेंगे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जे क्या करते हैं, जे प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द ट्रेडिशनलिस्ट। जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, इसके जो भी साइंटिस्ट थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, नई अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनलिज्म है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। नंबर 2, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि बिहेवियरलिज्म जन्म लेता है, बिहेवियरलिज्म से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अगर नई अप्रोच को डेवलप होना है तो पहले जो उससे पहले प्रिवेल करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं, जी कहते हैं जे वैल्यूज के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर इंस्टीट्यूशन, लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करती है, जिससे हमको जो भी आज के टाइम के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं इनके लिए कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, जी हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रही है। इसीलिए हमको ट्रेडिशनल थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नई थ्योरी है उसको डेवलप करने की जरूरत है। नंबर 3, फोकस ऑन पॉलिटिकल एक्टर्स दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। जो बिहेवियरलिज्म है जो पॉलिटिकल एक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। पॉलिटिकल एक्टर कौन है? ह्यूमन इंडिविजुअल। कहते हैं इंडिविजुअल ही सबसे प्राइम है, हमको पॉलिटिक्स में उसकी स्टडी करनी चाहिए। इंडिविजुअल ही वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन ही हर एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको रेलेवेंट रिजल्ट नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए अगर आप रेलेवेंसी ऑफ पॉलिटिकल साइंस चाहते हो तो ह्यूमन बिहेवियर इसकी स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। क्या जो ह्यूमन है वो किसी पॉलिटिकल इवेंट में किस तरह पॉलिटिकल रिएक्ट करते हैं, तो हमको उस कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज वैल्यू न्यूट्रल स्टडी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी से वैल्यू बेस्ड थी, जे वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू फ्री स्टडी बनना चाहती है। जे कहती है कि वैल्यूज का पॉलिटिक्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, एथिक्स के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर। आप क्या कह रहे हो कि ह्यूमन का बिहेवियर है वो हमेशा स्टेबल रहता है? कहते जो वैल्यूज हैं, वैल्यू से मीनिंग नहीं है जो एक्चुअल में ह्यूमन बिहेवियर है वो वैल्यूज को मानता है जो नहीं मानता। आपको एक्चुअल रियलिटी की स्टडी करनी चाहिए, ना कि वैल्यूज की स्टडी करनी चाहिए। तो ये वैल्यू फ्री स्टडी बन जाती है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक आउटलुक एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो बिहेवियरलिज्म है जो साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं इसको यूज करने के लिए कहता है। जो वेरिफिकेशन टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, डाटा कलेक्शन, सर्वे मेथड, ग्राफ, इन सब टेक्निक को यूज कर रिसर्च कर फिर ही उसके ऊपर रिजल्ट निकाले जाने चाहिए। जो भी रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिविटी की होनी चाहिए। जैसे आपके एमसीक्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर मैं उसको चेक कर रही हूँ, उसको रिमार्क करने के लिए अगर मुझको सही ऑप्शन पर आपने टिक किया है उसका पूरे इक्वल मार्क्स दूंगी। लेकिन आपने अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है तो हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है
उसी क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम एक रिसर्च निकालते हैं, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए, जो कि साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजिकल रेवोल्यूशन। मेथडोलॉजी मीन्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज कर आगे हमने रिसर्च निकालने हैं, हाइपोथेसिस को फ्रेम करना है, सैंपल सर्वे लेने हैं, डाटा कलेक्शन करना है, आगे टेक्निक को यूज करना है। तो मेथडोलॉजिकल हम स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकली ट्रीटमेंट है, हम वो करना प्रेफर कर रहे हैं जब भी पॉलिटिकल साइंस में हम रिसर्च करेंगे, जब भी हम कोई थ्योरी को बिल्ड करेंगे। इसके लिए मेथडोलॉजिकल रेवोल्यूशन का आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, मोनोडिसिप्लिन स्टडी थी, जिसमें कहते थे पॉलिटिकल साइंस का किसी और सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो बिहेवियरलिस्ट हैं वो ये मानते हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस है जी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, और सोशल साइंस में हमारी इकोनॉमी है, हमारी हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, रिलीजन है, जी सभी फैक्टर्स हैं हमको अफेक्ट करते हैं, तो हमारा इनके साथ भी रिलेशन है। तो पॉलिटिकल साइंस को एक मोनोडिसिप्लिन स्टडी नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मीनिंग जब भी आप रिसर्च करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर टेक्निक लगाओगे, उसके बाद आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करना है, आपको उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। इसकी टेस्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, 0%, 5%, 1%, किस में आपका वेरी कर रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो साइंटिफिक ट्रू है या नहीं है, इसको हम हाइपोथेसिस को फ्रेम करके उसके साइंटिफिक टेस्टिंग करने के बाद ही यस और नो कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपकी मेथडोलॉजी है, उस पर आपको हाइपोथेसिस को क्रिएट कर फिर टेस्टिंग को क्रिएट करना है। देन मॉडर्न आइडियलिक, जो बिहेवियरलिज्म है, जो मॉडर्न अप्रोच है, जो भी ट्रेडिशनल की कमियां थी उसको खत्म कर नए जमाने में ह्यूमन बिहेवियर को, पावर को, लिस्टिमेसी को, बहुत सारे नए टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कल्चर, सोशलाइजेशन है, इन सबको साथ में कंसीडर कर चल रही है। तो जो मॉडर्न आउटलुक देती है, जो पॉलिटिकल साइंस को टाइम के साथ चेंज होते ही जो नया वर्जन है, नए एस्पेक्ट्स हैं, वो भी साथ में ही जोड़ देती है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर ही बेस्ड थी, वो कहते थे स्टेट गवर्नमेंट ये सब कुछ प्राइम होता है, लेकिन जो बिहेवियरलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, जे भी क्या करती हैं, जे भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको एस्पेक्ट को सबको इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आप पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करते हो, प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हो, क्या जे इन्फ्लुएंस नहीं करता है? जी तो पॉलिटिकल प्रोसेस को, पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी भी स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट वन इज एम्फेसिस ऑन मेकिंग पॉलिटिकल साइंस एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। जे चाहते थे पॉलिटिकल साइंस एक इंडिपेंडेंट एंड वैल्यू फ्री सब्जेक्ट बनकर आए, इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस को जितने भी इसकी पुरानियां कमियां थी उसको खत्म कर एक नया इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें बहुत हद तक सफल भी रहते हैं। बिहेवियरलिज्म के जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो जाते हैं, जिससे बिहेवियरलिज्म में जो ट्रेडिशनल कमियां थी, नॉर्म्स थे, वैल्यूज थे, लीगल इंस्टीट्यूशंस थे, उससे आगे उठकर इन्होंने चेंजिंग एस्पेक्ट थ्रू पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, लिस्टिमेसी, इन सबको भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, ये बिहेवियरलिज्म की ही कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बिहेवियरलिज्म की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो डेविड ईस्टन ने दी थी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डेविड ईस्टन के द्वारा जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है। तो इसको जो डेविड ईस्टन थे वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म।
डेविड ईस्टन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म है वो डिफाइन की हैं, जिससे जे 8 फीचर्स हैं वो सामने आते हैं। इसको डेविड ईस्टन ने 1967 में एक आर्टिकल द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में पब्लिश किया था, जिसमें जे 8 फीचर्स हैं वो डिफाइन की थी। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज रेगुलरिटीज, मीनिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रेगुलरिटीज होती हैं। जो रिसर्चर है उसकी जे ड्यूटी बनती है कि वो उन रेगुलरिटीज को, वो यूनिफॉर्मिटीज है उनको ढूंढे और उसके बाद ही रिसर्च करे। जैसे हम पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें अगर वोटिंग बिहेवियर है, वोटिंग बिहेवियर कैसे होता है? हमारे इंडिया में भी कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, प्रोफेशनल के नाम पर ही वोट कास्ट की जाती है। तो ये कहते हैं कि इस तरह जो वोटिंग बिहेवियर है तो वो क्या होता है? सेम होता है। तो हमको जे वोटिंग बिहेवियर है या फिर पॉलिटिकल बिहेवियर है इसकी स्टडी करनी है, जो सब में मोर और लेस इक्वल होता है। देयर आर सर्टन विजिबल यूनिफॉर्मिटीज इन पॉलिटिकल बिहेवियर। हर एक ह्यूमन की जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इसमें कुछ सर्टन यूनिफॉर्मिटीज हैं और which can be expressed in theories in order to explain and predict political phenomena। और रिसर्चर को जो जे सर्टेन यूनिफॉर्मिटीज हैं इनको अपनी थ्योरीज में एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, पॉलिटिकल फिनोमिना है इसको प्रिडिक्ट करना है। इसलिए रेगुलरिटीज हैं वो भी बिहेवियरलिज्म में होती हैं। नंबर 2 वेरिफिकेशन, मीनिंग क्या होगा कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो आगे उसको वेरीफाई करना है। इंसिस्ट ऑन वेरीफाइंग एंड टेस्टिंग एवरीथिंग। जी कहते हैं जो कुछ भी आप रिसर्च करते हो उसको आपको टेस्ट करना है। कहते जो भी टेस्ट नहीं किया जा सकता वो अनसाइंटिफिक है, वो डॉगमेटिक अप्रोच है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बिलीव इन एम्पिरिकल और साइंटिफिक रिजल्ट्स में ही जे बिलीव करते हैं। नंबर 3 टेक्निक्स। जे कहते हैं कि जब हम बिहेवियरलिज्म की स्टडी करते हैं उसमें टेक्निक्स जैसे सैंपल सर्वे हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, मैथमेटिकल मॉडल्स हो गए, इन सब टेक्निक्स को आपको यूज करना है। जो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं इनको यूज करना है। जी टेक्निक्स के थ्रू ही रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं। क्वांटिफिकेशन, जो भी एक रिसर्चर है वो सिर्फ डाटा कलेक्ट ही नहीं करता, एनालाइज ही नहीं करता, बल्कि उसको अच्छे से क्वांटिफाई, उसकी रिसर्च करता है, उसको इक्वल पार्ट्स में पूरी तरह से सही तरीके से ही क्वांटिफिकेशन करेगा। जैसे डाटा कलेक्शन करने का सही इक्वल वे होना चाहिए, इसको मैसेज करने का सही वे होना चाहिए। जैसे टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, कर्व्स हैं, हम इनमें जो भी मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट को हम इक्वालिटी के थ्रू ही मेजर करते हैं। कहते इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वैल्यूज, जे भी कहते हैं जो भी बिहेवियरलिज्म है, जे पॉलिटिकल साइंस क्या होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम एथिकल और मॉरल ओरिएंटेशन, इसकी कोई भी जगह नहीं है। वैल्यू फ्री स्टडी ही जो मॉडर्न थ्योरी है इसका बेस होती है। देन सिस्टमाइजेशन, जो बिहेवियरलिस्ट हैं जिस सिस्टमाइज स्टडी में बिलीव करते हैं, जे कहते हैं रिसर्चर मस्ट बी थ्योरी ओरिएंटेड, थ्योरी डायरेक्टेड, विच कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। इन सब का मिक्स होना चाहिए, सिस्टमाइज स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह हर एक चीज को सिस्टमाइज स्टडी करने में बिलीव करते हैं। प्योर साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस है इसको जे प्योर साइंस बनाना चाहते हैं, ना कि अप्लाइड साइंस बनाना चाहते हैं। कहते हैं जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बिहेवियरलिज्म पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको बस थ्योरी बिल्डिंग करनी है। तो थ्योरी बिल्डिंग करना जैसे नेचुरल साइंस में थ्योरी बिल्डिंग की जाती है, उसी तरह ही जे क्या कहते हैं, एम शुड बी टू मेक सोशल साइंस लाइक द नेचुरल साइंस, नॉट द अप्लाइड साइंस। एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो गया? पॉलिटिकल साइंस है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है, जे क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। जे बिलीव करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमिना कैन नॉट बी स्टडी इन आइसोलेशन, हम इसको आइसोलेट अकेले स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सब करंट मीनिंग ऑफ
बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन ने डिफाइन किए थे। तो ये क्या बन गए, इसके फीचर्स बन चुके हैं। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो इसकी एक टेक्निक भी है, PQRSTV। V को 2 टाइम्स और पहले क्या आएगा, I। तो मीनिंग P से क्या आ गया आपके प्योर साइंस, Q से आ गया क्वांटिफिकेशन, R से आ गया रेगुलरिटीज, S से सिस्टमाइजेशन, T से आ गया आपका टेक्निक्स, V से आती है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूज, I से इंटीग्रेशन। तो आप इसको इजीली लर्न भी कर सकते हो। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म है इसकी स्टडी की है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्या क्रिटिसिज्म है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।